हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं हम मैटर वेव्स के बारे में। तो मैटर वेव्स के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें हम जानते हैं जो ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो मैक्स प्लांक थे, जिन्होंने इस बात को बताया कि जो आपकी लाइट होती है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है, क्वांटा की फॉर्म में चलती है। क्योंकि जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है या इमिट करती है वो फोटॉन्स की फॉर्म में करती है। और ये जो हाइपोथेसिस थी मैक्स प्लांक की, जो फोटॉन्स की फॉर्म में आपकी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, ये बहुत ही इत्तेफाक था। और ये बात मैक्स प्लांक को खुद समझ नहीं आ रही थी कि जो उनकी हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन आते हैं 1905 में, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए इन्होंने बताया कि जो आपकी जो लाइट है वो पैकेट्स की फॉर्म में ही आती है, और जैसे ही वो क्वांटा की फॉर्म में किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं। तो यहां तक ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि आपकी जो लाइट है उस लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करती है और वेव की तरह भी ट्रीट करती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपके जो मैटर है, मतलब जो छोटे पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम्स हैं, और या एटॉमिक स्केल की अगर दूसरे पार्टिकल्स की बात करें, क्या वो पार्टिकल्स आपके वेव नेचर को दिखाएंगे? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट आते हैं ल्यूई डी ब्रोय, जिन्होंने इस हाइपोथेसिस को दिया कि जो आपका मैटर होते हैं, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं, उनसे अगर वो मूविंग है तो उनसे वेव एसोसिएटेड होती है। और इन्होंने जो प्लांक और आइंस्टीन की हाइपोथेसिस थी E इक्वल टू एच न्यू, मतलब जो आपका पार्टिकल्स हैं लाइट के वो फोटॉन्स की फॉर्म में है, इस हाइपोथेसिस को यूज करके ही एक फॉर्मूला ड्राइव किया जिससे इन्होंने मोमेंटम निकाला। तो इस मोमेंटम और जो लैम्डा का जो रिलेशन है P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, इसी की सहायता से इन्होंने मैटर वेव को समझाने की कोशिश की और बताया कि अगर आपके पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं तो उनसे एक वेव एसोसिएटेड होती है। और जो आगे चलकर बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस बात को भी प्रूव किया कि ये जो हाइपोथेसिस थी डी ब्रोय की वो सही थी। तो चलिए हम देखते हैं इस लेक्चर को आगे की तरफ, और सबसे पहले देखते हैं डी ब्रॉय की जो हाइपोथेसिस थी वो क्या थी। पूरी कंप्लीट हाइपोथेसिस देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि डी ब्रॉय की जो हाइपोथेसिस है, अगर हम मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देखें तो क्या हमें किस तरीके की फॉर्म वेव की दिखती है। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो चलिए देखते हैं हम ल्यू डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस क्या है। तो ये जो थे वो फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1924 में सबसे पहले इस बात को बताया कि जो आपके मैटर होते हैं वो वेव की तरह ट्रीट करते हैं। जो वेव होती हैं वो आपकी डी ब्रॉय वेव कहलाती हैं। और अगर मेन हाइपोथेसिस की इनकी बात करें तो वो ये कहती है कि अगर आपके मूविंग पार्टिकल्स हैं तो मूविंग पार्टिकल से आपकी वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, जिसे डी ब्रॉय वेवलेंथ कहा जाता है। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखना चाहें तो लैम्डा जो इक्वल होगा आपका एच अपॉन पी होगा, और पी जो है यहाँ पर वो लीनियर मोमेंटम है जिसे हम एम वी लिख सकते हैं, जहां पर आपका एम जो है किसी भी पार्टिकल का मास है और वी जो है उसकी वेलोसिटी है, और एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल जो है आपके अगर मूव करते हैं तो उनसे वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है। और ये चीज हम कहां देख चुके हैं? ये चीज हम देख चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। उसमें हमने ये देखा था जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स आपके डबल स्लिट की तरफ मूव करते हैं तो आपका जो स्क्रीन पर पैटर्न मिलता है वो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। तो ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके वेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं,
और वेव कहाँ किससे आई है, ये आई है इसके मूवमेंट की वजह से। तो हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिली, ये मिला आपके इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर के कारण। और यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरीके से कलेक्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर आपका ब्राइट सा स्पॉट लगता है और उसके पास में डार्क स्पॉट लगता है, और यहाँ पर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, इस तरीके का पैटर्न हमें मिलता है इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर के कारण। तो चलिए हम देखते हैं हम कि मैक्रोस्कोपिक वर्ड की बात करें और माइक्रोस्कोपिक वर्ड की बात करें, तो इन दोनों ही वर्ड के अगर एग्जाम्पल ले लें तो आपकी जो वेवलेंथ है वो किस ऑर्डर की आती है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ। तो चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वर्ड के लिए। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है, ये जो पार्ट है, हमने एक बॉल ली है जिसका द्रव्यमान 46 ग्राम है और उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है। और दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए है, जिसकी वेलोसिटी आपकी 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, दोनों ही केस के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी। तो अगर पहले केस की बात करें तो पहले केस में आपका द्रव्यमान कितना है, 46 ग्राम है, तो हम लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो एच की जो वैल्यू होती है, प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। और हम मास जो है, जो द्रव्यमान जो है, हम इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो केजी में मास जो होगा 0.046 केजी होगा और वेलोसिटी को हम ऐसे ही रख देंगे। अब लैम्डा की जो वैल्यू आएगी यहां से, वो आएगी 4.8 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी होगी कि हम उसका मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो अभी लिमिट है मेजरमेंट करने की, वो ये हमारी लिमिट से बियॉन्ड है। हम इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते 10 की पावर -34 का। इसका मतलब ये है अगर मेजरमेंट नहीं कर सकते तो जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है वो आपके वेव की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, उनकी वेव का हम पता लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो मेजरमेंट है वेवलेंथ का वो बहुत छोटा है। ऐसे ही अगर हम दूसरे केस की बात करें, मतलब माइक्रोस्कोपिक वर्ड की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो लैम्डा जो होगा आपका एच अपॉन एम वी होगा। और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी होता है। और वेलोसिटी आपकी यहाँ पर दी हुई है 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। और h की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड। जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी 7.3 इंटू 10 की पावर -11 मीटर होगी। और ये जो ऑर्डर आया है लैम्डा का, ये लगभग एटम के साइज के इक्वल है। और दूसरी बात, ये जो साइज है, ये जो लैम्डा आया है, ये है, ये इसका जो ऑर्डर है वो है आपका एटॉमिक प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उस स्पेसिंग के लगभग बराबर है। तो अगर ये डिफ्रैक्शन, अगर हम एक्सरे डिफ्रैक्शन देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी मतलब स्पेसिंग बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स जो होता है, वो 10 की पावर -10 के ऑर्डर का ही होता है लगभग। तो इसी चीज को सोचते हुए डेविसन और जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया, जिसमें एक टारगेट क्रिस्टल पर कुछ इलेक्ट्रॉन बीम को डाला गया और उसका डिफ्रैक्शन देखा गया। तो चलिए देखते हैं डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट में क्या है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था सबसे पहले 1927 में वेल टेलीफोन लेबोरेटरी में किया गया। और इसी दौरान जीपी थॉमसन भी 1928 के आसपास इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो सफल रहे। और इसी चीज के लिए डेविसन और जीपी थॉमसन को 1937 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। और अब हम देखते हैं कि जो डेविसन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट है उसका सेटअप कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर देखें तो यहाँ पर हम एक वोल्टेज वेरिएबल लेते हैं, जिसकी सहायता से हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक फिलामेंट है जिससे आपके इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं
ये यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टाइप की एक सिलेंडर होता है जिससे आपके इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें एक डायरेक्शन देता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ये इधर उधर नहीं जा पाते हैं। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन बीम बन जाता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बीम निकलकर आपका निकल टारगेट पर गिरता है, तो उस निकल टारगेट से कुछ लाइट डिफ्रैक्ट हो जाती है। अब उस डिफ्रैक्ट लाइट को डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्टर होता है, जो डिटेक्टर आपका सिर्फ कितना घूम सकता है, 20 से 90 डिग्री तक घूम सकता है। तो पहली तो यही बात है यहाँ पर कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्ट्राइक करेंगे निकल टारगेट को। और दूसरे पॉइंट्स में हम देख सकते हैं यहाँ पर वैक्यूम चैम्बर लिया गया है। वैक्यूम चैम्बर लेने का पीछे क्या कारण है, क्योंकि हम एटॉमिक लेवल की स्टडी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में कोलाइड ना करें, आपस में इन्वायरमेंट से किसी से कोलाइड ना करें। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि कोलिजन फ्री हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाएं और निकल टारगेट पर टकराएं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये जो चैम्बर लेते हैं वो वैक्यूम चैम्बर लेते हैं, और हमारा जो एंगल होता है चेंज 20 से 90 डिग्री तक होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि जो ये इस एक्सपेरिमेंट में ये दो वेरिएबल है, दो क्या वेरिएबल है, एक डिटेक्टर के थ्रू हम एंगल को चेंज कर सकते हैं और दूसरा हम यहाँ से वेरिएबल वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो हम एनिमेशन के माध्यम से देखते हैं कि ये अगर दो चीजें हम वेरी कराएं तो यहाँ पर जो डिटेक्टर में इंटेंसिटी मिलती है वो किस तरीके की मिलती है, क्या इफेक्ट पड़ता है इंटेंसिटी पर। तो पहला केस में हम देखते हैं कि जैसे ही हम वोल्टेज को लगभग 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक चेंज करते हैं तो हमें कुछ सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी मिलती है डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की। तो हम देखते हैं जैसे ही हम 44 वोल्ट पर हम ये इलेक्ट्रॉन की जो डिफ्रैक्टेड बीम है उसे देखते हैं, उसकी इंटेंसिटी को देखते हैं, तो हमें कुछ दिखने लग जाती है, कुछ एक छोटी पीक दिखने लग जाती है। जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो वो पीक की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। तो जैसे ही इंटेंसिटी की बढ़ती जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है वोल्टेज डिपेंडेंट इंटेंसिटी है। और और क्या पाते हैं हम 54 वोल्ट पर, 54 वोल्ट पर अगर 54 वोल्ट यहाँ पर लेते हैं तो वहां पर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त करते हैं। मतलब उससे अगर ज्यादा करेंगे वोल्टेज तब भी आपको कम इंटेंसिटी मिलेगी और कम करेंगे तब भी हमको कम इंटेंसिटी मिलेगी। और ऐसे ही हम यहाँ पर चेंज करा सकते हैं क्या, यहाँ पर इस डिटेक्टेबल जो डिटेक्टर है हमारा, उस डिटेक्टर का एंगल चेंज कर सकते हैं। तो ये जो इंसिडेंट बीम है और डिफ्रैक्टेड बीम है इन दोनों के बीच का एंगल अगर 50 डिग्री होता है तो हम मैक्सिमम मैक्सिमम क्या पाते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त करते हैं एट द डिटेक्टर। तो दो चीजें हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। पहला तो यहाँ पर हमारे जो 54 वोल्ट पर तुम्हारी इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है और एंगल अगर 50 डिग्री होता है, और स्कैटर्ड एंगल मतलब इंसिडेंट बीम और डिफ्रैक्टेड बीम के जो बीच एंगल है वो अगर 50 डिग्री होता है तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो चलिए देखते हैं हम जो इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है वो किस तरीके का है। तो हम 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक हम चेंज कराते हैं, वेरिएबल वोल्टेज वेरी कराते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो इंटेंसिटी का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से चेंज होता है, इन ग्राफ्स में हम देख सकते हैं। तो 44 वोल्ट के लिए ये जो पीक है हमें वो कुछ दिखने लग जाता है, सिग्निफिकेंट चेंज हमें इंटेंसिटी में दिखता है। और जैसे ही हम चेंज कराते जाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, तो इंटेंसिटी जो मिलती है मैक्सिमम आपकी 54 वोल्ट पर मिलती है। और ये जो एंगल है वो आपका इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम और डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम के बीच का एंगल है, जो स्कैटर्ड एंगल भी कहलाता है। तो स्कैटर्ड एंगल अगर आपका 50 डिग्री होगा तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है और बाकी दूसरे केसों के लिए हमें इंटेंसिटी कम मिलती है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि यहाँ पर हमने दो चीजों को फिक्स करा है। मैक्सिमम जो इंटेंसिटी मिली है, दो पैरामीटर ऐसे हैं जिनकी सहायता से हमें मैक्सिमम डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी मिली है। तो वो है 54 वोल्ट और स्कैटर्ड एंगल जो है आपका वो 50 डिग्री है। तो हम अब इन दोनों पैरामीटर की सहायता से वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अगर हम एंगल की सहायता से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम हमें ब्रैग डिफ्रैक्शन की जो इक्वेशन है, आपका जो एंगल डिपेंडेंट इक्वेशन है, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वेव लेंथ को निकाल सकते हैं। और 54 वोल्ट अगर हम जानते हैं कि जो किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो बोल्ट इस बोल्ट पर डिपेंड करेगी कि हम उसे कितना वोल्टेज दे रहे हैं। तो इस वोल्टेज की सहायता से भी मैं क्या कर सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं कि कितनी वेवलेंथ होगी। तो इन दोनों की सहायता से मैं वेवलेंथ निकालूंगा। और ये जो 54 वोल्ट है, इसकी सहायता से मैं वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं। तो वेलोसिटी अगर निकालूंगा तो मैं डी ब्रॉय के अनुसार ये चीज चेक कर सकता हूं कि वेवलेंथ कितनी आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम दोनों ही तरीके से वेवलेंथ को निकालते हैं। तो पहला तरीके में हम देखते हैं ब्रैग्स डिफ्रैक्शन के अनुसार, ब्रैग्स इक्वेशन के अनुसार। तो चलिए हम देख लेते हैं ब्रैग डिफ्रैक्शन को। तो ब्रैग डिफ्रैक्शन को देखने से पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस तरीके से आपके एटम निकल के अरेंज होते हैं। तो दो प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। और आपका जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी एटम से टकराते हैं तो वो डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। और हम देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ये जो एंगल है, मतलब प्लेन और इंसिडेंट बीम के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। और जैसे ही ये थीटा होगा तो हम ज्योमेट्री का यूज करके ये बता सकते हैं कि इनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। तो आपका अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये कितना होगा, ये होगा डी कॉस थीटा। तो अगर ये डी कॉस थीटा होगा तो ये वाला कंपोनेंट आपका डी साइन थीटा होगा। और अब हम देखते हैं कि जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा। जो इंसिडेंट बीम है और डिफ्रैक्टेड बीम है, दोनों के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा। पाथ डिफरेंस होगा ये वाला, ये प्लस ये। तो ये प्लस ये मतलब 2d साइन थीटा जो इक्वल होगा आपका एन लैम्डा होगा। अगर हम मैक्सिमा देखना चाहते हैं किसी डिफ्रैक्शन का तो 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होगा। एन यहाँ पर क्या है, ऑर्डर, किस ऑर्डर का हम पैटर्न देखना चाहते हैं। एन की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 एक्सेट्रा हो सकती है, आगे कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी। तो हम फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफ्रैक्शन है वही देखते हैं। तो एन इक्वल टू फर्स्ट यहाँ देख सकते हैं। और ये आपका जो स्कैटर्ड एंगल था, ये इस वाली रे और इस वाली रे के बीच का जो एंगल था वो 50 था। तो आपका ये एंगल कितना होगा, वो होगा 65। क्योंकि अगर ये 50 है तो 65 प्लस 65 आपके 130 हो जाएंगे, और प्लस ये जो बचेगा आपका 50 बचेगा। तो थीटा जो है आपका 65 होगा। और ये जो डी होता है निकल टारगेट के लिए वो होता है 0.091 नैनोमीटर। अब हम इन दोनों की सहायता से हम लैम्डा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी आपकी 0.16 नैनोमीटर आएगी। तो इस प्रकार से हमने स्कैटर्ड एंगल जो था 50 डिग्री, उसकी सहायता से हमने लैम्डा को कैलकुलेट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल के कारण होगी। और मैक्सिमम पीक जो मिला था हमें 54 वोल्ट पर मिला था। तो देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की अगर आपका वोल्टेज 54 वोल्ट है। तो हम वोल्टेज की सहायता से काइनेटिक एनर्जी को आसानी से इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी स्मॉल ई कैपिटल यू होगा। यू जो है हम जितना वोल्टेज दे रहे हैं, तो हमारा जो मैक्सिमम पीक जो हमें मिल रहा था वो 54 वोल्ट पर मिल रहा था। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वो 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब हम एक बात जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² के इक्वल होती है। तो इसकी सहायता से हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। और हम वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें डी ब्रॉय के अनुसार वेवलेंथ को निकालना है। जिसमें आपका जो डी ब्रॉय की जो वेवलेंथ होती है, डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम वेलोसिटी को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी जो आएगी आपकी 2v=√2 मल्टीप्लाई 1.6, ये किसकी वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आपका 54 वोल्ट हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। अब जैसे ही वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं
तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं निकल टारगेट पर, वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब ये जो मूव कर रहे हैं इनसे एक वेव एसोसिएटेड होगी, और वो वेव जो क्या एसोसिएट होगी, कितनी एसोसिएट होगी, वो हम डी ब्रोई की हाइपोथेसिस के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा जो इक्वल होता है एच अपॉन एम वी होता है, और एच की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर देते हैं, और इस वेलोसिटी की सहायता से हम लैम्डा को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लैम्डा जो आता है हमारा, वो इक्वल आता है 0.16 नैनोमीटर, 167 नैनोमीटर। तो ये जो वेवलेंथ है वो लगभग बराबर है किसके, जो हमने ब्रैग्स डिफ्रैक्शन इक्वेशन से निकाला था। तो मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो परफेक्टली मैच करता है किससे, आपके डी ब्रोई की हाइपोथेसिस से। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कैसा काम कर रहा है, वो एक वेव की तरह काम कर रहा है। जिस तरीके से आपकी लाइट वेव और पार्टिकल की तरह ट्रीट करती है, डुअल नेचर को शो करती है, उसी तरीके से आपके मैटर भी डुअल नेचर को शो करते हैं। वह आपके इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिकल और वेव की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का ये सबसे मेन कंक्लूजन था, और इस कंक्लूजन के बाद ही हमारी मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है, क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। क्योंकि जो अब आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव भी हैं और पार्टिकल्स भी हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगले लेक्चर्स को, और इस लेक्चर्स को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।